तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। कहते हैं अस्पताल का मुर्दा घर सबसे शांत जगह होता है, पर असलियत यह है कि सन्नाटा कभी कभी सबसे जोर से बोलता है। गुजरात के पालनपुर में रात की शिफ्ट पर तैनात राकेश दवे ने एक ऐसी लाश देखी जो मरने के बाद भी अपनी आखिरी बात कहना चाहती थी। उस रात जो हुआ वह डॉक्टरों की फाइलों में नहीं मिलेगा, पर राकेश की आंखों ने सब देखा है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राकेश दवे है। मैं गुजरात के पालनपुर के सिविल अस्पताल में पिछले 10 साल से टेक्नीशियन हूं, पर उस रात जैसा डर मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। बरसात का मौसम वैसे ही अस्पताल को कुछ ज्यादा ही भयानक बना देता है। हर तरफ अंधेरा, गीले फर्श पर दूर से गिरती पानी की बूंदों की आवाज और बीच बीच में झिलमिलाती बिजली, सब मिलकर माहौल को किसी पुराने भूत या किस्से जैसा बना देते हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी और अस्पताल की पुरानी खिड़कियां बार बार खड़खड़ा रही थी। जनरेटर बार बार बंद हो रहा था। हर बार उसके बंद होते ही मुर्दा घर का पूरा कमरा एक क्षण के लिए अंधेरे में डूब जाता और मेरी रीढ़ में ठंडी सांस उतर जाती। मैं रोज रात की शिफ्ट में 3 बजे तक मुर्दा घर में अकेला रहता हूं। किसी को इसकी आदत नहीं हो सकती, पर मेरे काम का यही हिस्सा है, लाशों के बीच अकेले रहना। उस रात भी मैं फाइलें ठीक कर रहा था, तभी मेरे पास इमरजेंसी रूम से फोन आया। आवाज में घबराहट थी। एक अजान लड़के की लाश आ रही थी जिसे रेलवे ट्रैक के पास पाया गया था। कहा गया कि कोई आईडी नहीं, कोई पहचान नहीं। फोन रखते ही दिल में एक अजीब सी घुटन उतरी। पता नहीं क्यों, पर मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। हवा भी अचानक ठंडी पड़ गई थी, जैसे किसी ने कमरे की सारी गर्माहट सोख ली हो। करीब 2 बजने में 5 मिनट बाकी थे, तभी स्ट्रेचर खड़खड़ाता हुआ मुर्दा घर के बाहर आया। दरवाजा खोलते ही एक तेज झोंका भीतर घुस आया। बाहर बारिश थोड़ी कम हुई थी, पर माहौल में कहीं ना कहीं एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। 2 वार्ड बॉय लड़के की लाश भीतर लेकर आए। स्ट्रेचर पर सफेद चादर के नीचे से उसका पतला शरीर साफ नजर आ रहा था। चादर जैसे ही उठाई, मेरे हाथ अपने आप कांप गए। लड़का ज्यादा बड़ा नहीं था, मुमकिन है 18 या 19 साल का रहा हो। उसके चेहरे पर हल्की चोटें थीं, पर आंखें खुली हुई थीं। ऐसा नहीं कि मैंने पहले खुली आंखों वाली लाशें नहीं देखी, पर इन आंखों में कुछ था, जैसे वो बहुत देर तक किसी चीज को घूर रहा हो। उनमें एक ऐसी खामोशी थी जो कमरे की हवा को भी भारी कर रही थी। मैंने धीरे धीरे उसका डेटा नोट करना शुरू किया। लाश को स्ट्रेचर से नीचे उतारते समय भी मेरा हाथ कांप रहा था। लड़का करीब 22 साल का रहा होगा, पर उसका चेहरा इस कदर कुचला हुआ था कि कोई भी एक नजर में बता देता कि मौत अचानक नहीं, झटके में आई है। पुलिस वाले कह रहे थे कि सुबह पहचान करवाने के लिए कोई आएगा। वे औपचारिक कागज पूरे कर चुके थे और जल्दी से निकल गए। मुर्दा घर की सर्द हवा पहले से भारी हो चुकी थी। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में नमी और मिट्टी की गंध अब भी लटक रही थी। रात करीब 2:30 बज रही थी। गलियारे में ट्यूबलाइट की हल्की गूंज और दूर से आती कुत्तों की आवाजें उस खामोशी को और डरावना बना रही थी। मैंने दस्ताने पहने और उसे खींचकर फ्रीजर के सामने लाया। मुर्दा घर में 5 फ्रीजर थे। नंबर 1 से 3 रोज इस्तेमाल होते थे, पर नंबर 4 और 5 कम ही खुलते थे, क्योंकि उनके पास वाली दीवार से कभी कभी अजीब सी सीलन आती थी और उनमें थोड़ी गूंज बनी रहती थी। पता नहीं क्यों उन दोनों फ्रीजरों के पास खड़े होकर हमेशा लगता कि कोई और भी खामोश खड़ा है। पर उस रात फ्रीजर नंबर 4 खुद ब खुद हल्का सा खुला हुआ था। मैंने महसूस किया कि ठंडी हवा की तेज लहर सीधे मेरी गर्दन से टकराई। मैं झटके से पीछे हट गया। शायद वार्ड बॉय बंद करना भूल गया हो। मैं खुद को दिलासा देता रहा। मैंने दरवाजा पूरी तरह खोला, लाइट ऑन की। हल्की नीली रोशनी फ्रीजर के अंदर टिमटिमा रही थी। लाश को अंदर रखते हुए मैंने देखा कि उसके पैरों के पास कुछ चिपका हुआ है, जैसे सूखी मिट्टी का एक छोटा सा कण, जो सामान्य तौर पर रेलवे ट्रैक पर मिलता है। मैं बस कुछ सेकंड उसे देखता रहा,
फिर ध्यान हटाकर लड़के को धीरे से स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म पर लिटा दिया। जैसे ही मैं फ्रीजर का दरवाजा बंद करने लगा, तभी ट्यूबलाइट एकदम से झिलमिलाई और फ्रीजर के अंदर की नीली लाइट 2 बार ऐसे चमकी जैसे कोई संकेत दे रही हो। मैंने एक लंबी सांस ली और दरवाजा पकड़कर धीरे से बंद कर दिया। क्लिक, लॉक ठीक से लग गया, लेकिन पूरे कमरे में अचानक एक अजीब सी गूंज उठने लगी, जैसे कहीं बहुत अंदर से कोई धीमे धीमे सांस ले रहा हो। शुरू में लगा शायद मशीन का कंप्रेसर चल रहा हो, पर वह आवाज किसी मशीन जैसी नहीं थी। वह सांस लेने जैसी थी, धीमी, लंबी और बेचैन। मैंने कान लगाकर सुना। आवाज बिल्कुल फ्रीजर नंबर 4 के अंदर से आ रही थी। मेरे गले से जैसे आवाज ही नहीं निकली। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है। रात में शरीर हर आवाज को बढ़ा देता है, लेकिन डर जाने के बाद इंसान जितना भी समझा ले, मन मानता नहीं। मैंने स्टूल खींचा और थोड़ी देर उसके सामने बैठ गया। यह मेरी आदत है। जब भी कोई भारी मन वाला केस आता है, मैं कुछ देर मुर्दा घर में बैठकर खुद को सामान्य करता हूं। पर उस रात बैठते ही मेरी नजर फिर फ्रीजर नंबर 4 पर अटक गई, क्योंकि इस बार अंदर से कोई खुरचने की आवाज आई, एकदम धीमी पर साफ, जैसे कुछ नाखून धातु की दीवार पर घिस रहे हों। मेरी रीढ़ तक सिहरन फैल गई। मैंने टॉर्च उठाई और दरवाजे के किनारों पर रोशनी डाली। कोई गैप नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। आवाज बंद हो चुकी थी। मैंने खुद को फिर समझाया, ठंड में कभी कभी धातु सिकुड़ती है और ऐसी आवाजें आती हैं, बस यही होगा। पर मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मैं उठकर पानी लेने बाहर जा रहा था कि तभी फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी तेज। मैं पलटकर तुरंत वापस आया और फ्रीजर नंबर 4 के सामने खड़ा हो गया। अंदर कोई हरकत नहीं, कुछ नहीं। कमरे की खामोशी अब पहले से हमेशा ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज कमरे में मेरे पीछे खड़ी हो, या छत के कोने में टंगी हो, या ठीक मेरे बगल में सांस ले रही हो। मैंने लंबे समय बाद महसूस किया कि मेरे हाथों में पसीना आ गया था, जबकि कमरे का तापमान 10 डिग्री था। कुछ क्षण की खामोशी के बाद अचानक फ्रीजर नंबर 4 का छोटा कांच वाला निरीक्षण शीशा धुंधला हो गया। ऐसा तभी होता है जब अंदर गर्मी हो, पर अंदर तो सिर्फ बर्फ जैसी ठंड होती है। मैं कुछ समझ पाता कि उससे पहले धुंधली सतह पर 2 छोटी सी रेखाएं उभरी, जैसे किसी ने बहुत हल्के से अंदर से उंगली फेर दी हो। मैं पीछे हट गया। मेरे पैरों ने स्टूल को टक्कर मारी और वह जमीन पर गिर पड़ा। मेरे अंदर जैसे सब सुन्न हो गया था। दिमाग कह रहा था दरवाजा खोलो, चेक करो। दिल कह रहा था बिल्कुल मत खोलना। उस पल मुझे लगा कि अगर मैंने दरवाजा खोला तो शायद कुछ ऐसा दिखेगा जो इंसानी आंखों के लिए नहीं है। मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था कि तभी लाइट हल्की सी डगमगाई और उसी झिलमिलाहट के बीच मुझे लगा फ्रीजर के अंदर रखा लड़का हल्का सा हिला, बस एक पल के लिए, पर हिला था। मेरा दिल जैसे गले में अटक गया। मैं फौरन बाहर की तरफ भागा। गलियारे की लंबाई मुझे उस रात किसी घने जंगल जैसी लगी। मैंने मुर्दा घर का दरवाजा बाहर से बंद किया और पास की दीवार से टिककर तेजी से सांस लेने लगा। अंदर अभी भी वही गूंज थी, धीमी, घुटी हुई, पर लगातार। उस रात मुझे एहसास हो गया कि फ्रीजर नंबर 4 में जो रखी गई लाश थी, वह सिर्फ एक लाश नहीं थी, कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था। उस रात मुर्दा घर में समय जैसे रुक गया था। मैं बाहर गलियारे की लंबी बेंच पर बैठा सांस समेट रहा था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। बूंदें खिड़की पर पड़कर एक डरावनी ताल बना रही थी। टप टप टप। मैंने अपनी घड़ी देखी, करीब 3:30 बजे। आधे घंटे से मैं मुर्दा घर के दरवाजे के बाहर बैठा था। अंदर वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर नौकरी है और नौकरी डर की वजह से छोड़ी नहीं जाती। मैंने गहरी सांस ली और मुर्दा घर का दरवाजा हल्का सा खोला। भीतर की ठंडी हवा तुरंत मेरे चेहरे से टकराई। कमरे के अंदर वही नीली हल्की पीली रोशनी। फेल होने का डर हमेशा बना रहता है। मैं धीरे धीरे फ्रीजर्स के पास पहुंचा और फिर उसी समय आवाज आई, ठक ठक। यह किसी प्लास्टिक ढक्कन या धातु के बर्तन के गिरने जैसी आवाज नहीं थी। यह बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे दीवार पर हथेली मार रहा हो। मेरी सांस फिर अटकने लगी।
आवाज फ्रीजर नंबर 4 के अंदर से आ रही थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल नजदीक। मैंने खुद को संभालने के लिए टॉर्च को कसकर पकड़ा और धीरे से आगे बढ़ा। फ्रीजर नंबर 4 की लाइट फिर धीमी धीमी चमक रही थी। थक थक, अब की बार थोड़ी तेज, जैसे इस बार किसी ने जोर से मारा हो। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, पर डर जितना हो देखना तो पड़ता ही है। मैंने धीरे से उसकी लॉक पकड़कर ट्विस्ट किया और दरवाजा खोला। अंदर लाश ठीक उसी पोजीशन में पड़ी थी जैसी मैंने छोड़ी थी। चादर हल्की सी हिली हुई थी, शायद ठंडे एयर फ्लो की वजह से। चेहरा अब भी कुचला हुआ, आंखें बंद, पर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। मैंने गहरी राहत की सांस ली। शायद कमरे की धातु ठंड के कारण सिकुड़ रही होगी, या फिर जनरेटर की वजह से कोई वाइब्रेशन हो सकता है। मैं खुद से बहाने बनाता हुआ पीछे मुड़ा ही था कि तभी एक बेहद धीमी, टूटी फूटी आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास फिसली। मदद! मैं वहीं जड़ हो गया। मेरी टॉर्च हाथ से लगभग छूट गई। आवाज इतनी हल्की थी कि कोई विश्वास भी ना करे, पर इतनी साफ कि वह किसी इंसान की थी, किसी परेशान, टूटे हुए इंसान की। मैंने तुरंत मुड़कर फ्रीजर की ओर देखा। अंदर कोई हरकत नहीं, लाश बिल्कुल शांत, पर उस आवाज का कंपन अब भी मेरे कान में गूंज रहा था। मदद! मैं पीछे हट गया। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कमरे की हवा अचानक और भारी लगने लगी थी। मेरे कदम अपने आप पीछे की ओर बढ़ने लगे। मैं दरवाजे के पास जाकर रुक गया। कुछ पल तक समझ ही नहीं आया कि यह आवाज दिमाग की देन है या वास्तव में थी। मैंने टॉर्च बंद की और खुद को शांत करने के लिए मुर्दाघर से बाहर निकल आया। बाहर गलियारे में पुरानी स्टील की केतली रखी रहती है, जिसमें अक्सर चाय वाला रात 2 बजे चाय भरकर रख जाता है। मैंने उसी में से चाय डालकर स्टूल पर बैठ गया। कप इतना गर्म था कि हाथों को हल्की गर्माहट मिली, पर दिल अब भी बर्फ जैसा ठंडा था। मैं चाय की छोटी छोटी चुस्कियां ले रहा था, पर मन की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। खिड़की के बाहर हवा का शोर, दूर कहीं पुलिस जीप का गुजरना, और इन सब के बीच मुर्दाघर का आधा खुला दरवाजा, सब कुछ एक अनजानी कहानी बुन रहा था। मैंने खुद को समझाया, बहुत काम कर लिया है, बहुत रातें गुजारी हैं यहां, आज दिमाग बस ज्यादा उलझ गया है। मगर फिर भी एक सवाल मन में चिपक गया था। अगर आवाज सिर्फ थकान थी तो वह इतनी साफ कैसे थी, इतनी करीब कैसे थी? मैंने हाथों में चाय का कप पकड़ा हुआ था और लंबे गलियारे में बैठे बैठे मुर्दाघर की तरफ देख रहा था। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से नीली रोशनी बाहर गिर रही थी। उस रोशनी में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई बहुत धीमी सी फिसली हो। मैंने झटके से आंखें मली, पर कुछ नहीं था। मैं खुद को समझाता रहा कि यह सब दिमाग की उपज है, पर दिल में भीतर ही भीतर एक डर लगातार बड़ी सुई की तरह चुभ रहा था। चाय खत्म कर मैंने कप किनारे रखा। यह रात अब आसान नहीं थी, और एक बात साफ महसूस हो रही थी, फ्रीजर नंबर 4 में रखा वह लड़का सिर्फ मरा हुआ नहीं था, उसकी मौत में कुछ अनकहा था, कुछ जो कागजों, रिपोर्टों या पोस्टमार्टम में नहीं मिलने वाला था। और सबसे बड़ा डर यह था कि वह जो भी था, अब मुर्दाघर की खामोशी में मेरी तरफ ध्यान दे रहा था। रात के सन्नाटे में कभी कभी कुछ आवाजें इतनी साफ सुनाई देती हैं कि लगता है वे हवा को चीरकर सीधे कान में घुस रही हैं। वही हुआ 3:30। मैं मुर्दाघर के बाहर बैठा था, पर दिल अब भी फ्रीजर नंबर 4 के अंदर फंसा हुआ था। तभी अचानक गैलरी के भीतर कहीं से एक नई आवाज उठी, खट खट। यह आवाज किसी जूते की नहीं थी, यह बिल्कुल नंगे पैरों जैसी थी, हल्की, फिर भी इतनी स्पष्ट कि जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो, किसी भारी सोच के साथ, किसी ठंडे डर के साथ। मैं एक पल के लिए जड़ हो गया। मेरे हाथों की नसें तन गईं। आवाज फिर आई, अब की बार थोड़ी करीब, खट खट। मैंने टॉर्च को कसकर पकड़ा और गैलरी में रोशनी फेंकी। ट्यूबलाइट फिर से झिलमिला रही थी, पर रोशनी इतनी थी कि जमीन साफ दिख जाए। मैंने फर्श पर नजर डाली और मेरी सांस वहीं थम गई। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे नहीं, बड़े नहीं, बस एक युवा लड़के के सामान्य आकार के पैरों के निशान, नंगे पैरों के। और सबसे डरावनी बात, वे निशान ठीक मेरी तरफ नहीं आ रहे थे। उनका रास्ता सीधा फ्रीजर नंबर 4 की ओर जा रहा था।
मुझे लगा मेरा दिल धड़कना भूल जाएगा। किसी ने अंदर से फ्रीजर खोला, पर अंदर तो सिर्फ लाश थी और लाशें चलती नहीं। मैंने टॉर्च की रोशनी उन निशानों पर टिकाए रखी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा सीना भारी होता जा रहा था। गैलरी की हवा अचानक और ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि मेरे सांस छोड़ते ही धुंध बनने लगी। मैं फ्रीजर नंबर 4 के सामने पहुंचा ही था कि फ्रीजर का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे कर्रर आवाज करते हुए खुलने लगा। मैंने टॉर्च कसकर पकड़ी, पर मेरा हाथ कांप रहा था। दरवाजा पूरी तरह खुल गया और अंदर की नीली रोशनी बाहर फैल गई। फ्रीजर के अंदर रखा लड़का, जो बिल्कुल जड़ पड़ा था, धीरे धीरे बहुत धीमी पर साफ हरकत में बैठने लगा। उसका शरीर पहले थोड़ा हिला, फिर उसने अपनी गर्दन उठाई, पर गर्दन पूरी तरह टेढ़ी थी, मानो कोई उसे जोर से पकड़कर घुमा गया हो। उसकी आंखें एक झटके में खुलीं और नीली रोशनी में सीधे मेरी आंखों से टकराईं। उनमें एक ऐसी सर्द खामोशी थी जो इंसानी नहीं थी। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे, जैसे बहुत देर तक ठंड सहने के बाद बदल जाते हैं। उसने धीरे धीरे अपना बदन उठाया, फ्रीजर की ठंडी सरफेस पर हाथ रखते हुए। लाश के हाथों की उंगलियां नीली थीं, पर हिल रही थीं। मैं अपनी जगह पर जम गया। भागने का ख्याल आया, पर कदमों में ताकत ही नहीं थी। लड़का अब पूरी तरह बैठ चुका था। उसकी सांसें टूट टूट कर आ रही थीं, एक अजीब सी खरखराहट के साथ। और फिर वह बोला। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे बर्फ में दबा कोई इंसान धीरे धीरे गलता हो और गले से आवाज निकाल रहा हो। मुझे घर जाने दो, ठंड लग रही है। उस आवाज ने मेरे सीने को छेद दिया। वह कोई चीख या डरावनी गुर्राहट नहीं थी, वह मदद की आवाज थी, निराश, टूटी हुई और बेहद इंसानी। पर यही सबसे बड़ा डर था, क्योंकि एक मरा हुआ इंसान इस तरह मदद नहीं मांगता। उसने अपना सिर हल्का सा उठाया और मेरी तरफ देखा, या यूं कहूं घूरा। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर अटक गई थी, पर उसकी आंखें वे जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही थी। मेरे पैरों में पसीना बहने लगा। टॉर्च मेरी पकड़ से लगभग छूट ही गई थी। वह अपने हाथ फर्श पर टिकाकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। फ्रीजर के अंदर की धातु पर उसके नाखून रगड़ खाने लगे, एक भयानक आवाज के साथ। खर्रा खर्रा। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। दिमाग चीख रहा था, भागो भागो, पर शरीर पत्थर बन चुका था। लड़का फ्रीजर से बाहर आधा निकल चुका था। उसकी सांसें ठंडी भाप की तरह हवा में फैल रही थीं। उसके पैरों पर वही गीले निशान थे जो मैंने गैलरी में देखे थे। मतलब वह पहले भी बाहर निकला था। मेरी आंखें फैल गईं। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, पर पैर सुन पड़ चुके थे। तभी वह लड़का रुक गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने अपना चेहरा धीरे से मेरी तरफ उठाया। चादर का किनारा उसके कंधे पर फंसा था। उसकी त्वचा बर्फ जैसी नीली और कठोर। वह लड़खड़ाती आवाज में फिर बोला, बहुत ठंड लग रही है, घर जाना है। उसकी आंखों में अचानक एक बेहद अजीब चमक उभरी, एक ऐसी चमक जो कह रही थी कि वह सिर्फ बाहर आने के लिए नहीं जागा। उसकी कोई तलाश है, कोई काम बाकी है। और उस पल मुझे साफ महसूस हुआ, वह फ्रीजर से बाहर इसलिए नहीं आया था कि वह डर रहा था। वह इसलिए बाहर आया था क्योंकि अब उसकी नजर मुझ पर टिक चुकी थी और वह किसी तरह मुझसे कुछ चाहता था। मैं उस वक्त पूरी तरह कांप रहा था, जैसे किसी ने मेरी हड्डियों तक बर्फ उतार दी हो। फ्रीजर के पास खड़ा होकर जब मैंने देखा कि लाश शांत सी अपनी जगह पर पड़ी है, तो पहली बार लगा कि शायद मैं ही गलत था। शायद भागते समय मेरी नजर धोखा खा गई होगी, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड राजू, जिसने यहां की कई रातें अकेले काटी थीं, उसने कंधे पर हाथ रखकर कहा, राकेश, तू ओवरटाइम बहुत कर रहा है। नींद की कमी में सबको ऐसे ही वहम होने लगता है। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मन कहीं और ही डूब गया था, उन गीले पैरों के निशानों में जो फ्रीजर से निकलकर गैलरी तक जाते थे। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था। उनकी नमी, उनका वजन, उनका फैलाव, सब कुछ जिंदा था और फिर पलक झपकते गायब भी हो गया। क्या कोई वहम इतनी साफ चीज दिखा सकता है? मन हर तर्क को ठुकरा रहा था। रात भर मैं मॉर्ग के ऑफिस रूम में बैठा रहा। कुर्सी पर सीधा बैठना मुश्किल था, पर लेटने की हिम्मत भी नहीं थी।
नींद और डर के बीच पिसते हुए बस गतिविधियों की आवाजें सुनता रहा। ऊपर लगे पंखे की धीमी घूम, बाहर कुत्तों की भौंक और बीच बीच में फ्रिजरों के धीमे धीमे चालू बंद होने का आवाज। पर जो आवाज मुझे बार बार डरा रही थी वह थी नरम सी थाप, जैसे कोई बगल के कमरे की दीवार थपथपा रहा हो। मैंने कई बार सोचा कि जाकर देखूं, पर हर बार दिल धक्का करके रह जाता। सुबह की पहली हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई, तब जाकर लगा कि आज की रात कट गई। करीब 7 बजे डॉक्टर साहब आए। उनके साथ एक दुबला पतला आदमी भी था, चेहरे पर थकान, आंखों में वीरानी। आते ही उसने पूछा, वही लड़का सुरेश की लाश यहीं रखी है ना? मैंने सिर हिलाया। डॉक्टर ने मुझे फ्रीजर खोलने के लिए कहा। जैसे ही मैंने दरवाजा उठाया, ठंडी हवा की एक लपट मेरे चेहरे पर पड़ी। अंदर वही लड़का शांत लेटा था, जैसे कोई गहरी, बेहद गहरी नींद में हो। उस आदमी ने लाश के पास झुकते हुए उसके माथे को छुआ और रोते हुए बोला, ये मेरा बेटा है, कल रात तक जिंदा था, फोन किया था उसने। मैं हैरान रह गया। फोन? पर ये तो कल रात ही आया था, वह आदमी बोला। हाँ, हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती था, पर रात को करीब 1 बजे मेरी पत्नी के नंबर पर कॉल आया। मैंने उठाया। उधर से सुरेश की आवाज आई, कांपती हुई। बोला, यहां बहुत ठंड है, जल्दी आओ, कोई मुझे छू रहा है। मैंने पूछा वो कहां है, पर आवाज टूट गई। उसके बाद लाइन कट गई। मैं भागा अस्पताल गया। वहां पता चला कि आधा घंटा पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रात को मैंने जिस वक्त फ्रीजर के आसपास किसी की मौजूदगी महसूस की थी, जिस पैरों के गीले निशान देखे थे, वह वही समय था। मैंने डॉक्टर की ओर देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस लेकर मेरे कंधे पर हाथ रखा, जैसे वे खुद भी कुछ समझ रहे हों, पर बोलना नहीं चाहते हों। इतनी देर में वह आदमी अपने बेटे की ठंडी उंगलियां पकड़कर बुदबुदा रहा था। तू अकेला डर गया होगा ना बेटा, हमसे मिला क्यों नहीं? मैं कमरे से बाहर निकल आया। हवा गले में अटक रही थी। मॉर्ग की गैलरी में खड़ा होकर मैंने फिर एक बार फर्श को गौर से देखा। निशान तो नहीं थे, पर गैलरी की एक पट्टी बाकी जगहों से हल्की बदरंग दिख रही थी, जैसे वहां कुछ देर तक पानी रहा हो। मैं चाहकर भी किसी से यह बात नहीं कह पा रहा था। राजू गार्ड चाय लेकर मेरे पास आया और बोला, अरे तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? रात का वहम मत पकड़े रहा। मैंने धीमे से कहा, वहम नहीं था राजू, कोई बाहर निकला था उस फ्रीजर से। वह हंसा। अगर कोई बाहर निकल सकता तो ये फ्रीजर किस काम के? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, पर मन में एक बात बैठ गई थी। कुछ फ्रीजर मुर्दों को नहीं, उनकी अधूरी सांसों को भी कैद रखते हैं। थोड़ी देर बाद परिजन लाश ले जाने की तैयारी करने लगे। मैं दूर खड़ा देख रहा था और तभी मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। लड़के की उंगलियों के नाखूनों में बर्फ जैसे सफेद कण फंसे थे, जैसे उसने बहुत देर तक किसी ठंडी दीवार को कुरेदा हो। मैं आगे बढ़ा और हल्के से उंगलियों के पास देखा। कई जगह नाखून टूटे हुए थे। क्या यह सब हादसे के दौरान हुआ होगा, या वह सच में फ्रीजर में जाग गया था? मैंने हिम्मत करके डॉक्टर से पूछा, सर उसके नाखून टूटे कैसे? डॉक्टर ने उधर देखा, फिर मेरी तरफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा, शायद हादसे में हुआ होगा। पर उनकी आवाज में यकीन नहीं था। लाश को एम्बुलेंस में रखकर परिजन बाहर निकल गए। मेरा मन अभी भी फ्रीजर की ओर खींच रहा था। मुझे लगा जैसे कोई भीतर से फिर हल्का सा खटखटा कर कह रहा हो, ठंड बहुत है, कोई खोल दो। मैं डरकर पीछे हट गया। मैं जानता था ऐसे समय दिमाग बहुत चीजें सुनता है जो होती ही नहीं। पर जिस रात को किसी ने फ्रीजर से बाहर चलकर गैलरी तक कदम रखे थे, उस रात को भूलना नामुमकिन था। शाम होने लगी थी। मॉर्ग की एक अजीब आदत है, जैसे जैसे सूरज ढलता है इसकी दीवारें हल्की हल्की आवाजें करने लगती हैं। पूरे दिन की चुप्पी टूटती है और रात का अंधेरा इन कमरों पर कब्जा करने लगता है। मैंने फ्रीजर को आखिरी बार देखा। दरवाजा बंद था, लॉक लगा हुआ था, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अगर मैं इसे दोबारा खोलूं तो अंदर कोई जागा हुआ मिलेगा जो फिर से किसी को फोन करके कहेगा, बहुत ठंड है, जल्दी आओ। मैंने लाइट बंद की और बाहर निकल गया। पर एक बात साफ थी, आज जो सच्चाई मैंने देखी थी
वह सिर्फ एक खाली फ्रीजर की नहीं थी, बल्कि उन बेचैन आत्माओं की थी जो मौत के बाद भी ठंड से कांपते हुए मदद मांगती हैं और कभी कभी फ्रीजर का दरवाजा खुद ही खोल देती है। उस आदमी की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। रात उसने कहा था, बहुत ठंड है, जल्दी आओ। वह जर्जर टूटी हुई आवाज उसी डर से भरी थी जिसे मैं खुद महसूस कर चुका था। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि ठीक उसी वक्त मुझे फ्रीजर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। मैंने उसी शाम मॉर्ग की रात वाली शिफ्ट छोड़ने का फैसला कर लिया। डॉक्टर साहब ने पूछा भी, इतनी जल्दी क्यों छोड़ रहा है, कुछ हुआ क्या? मैंने सिर झुका लिया। नींद कम हो रही है सर, घर वालों ने मना किया है। वह समझ गए थे, या शायद वह भी कुछ जानते थे, बस बोलना नहीं चाहते थे। उस दिन से अब तक महीनों बीत चुके हैं, पर उस मॉर्ग की ठंडी बासी हवा, फ्रीजर का लाइट ब्लिंक करना और वह गैलरी में बिखरे गीले पैरों के निशान, सब कुछ आज भी दिमाग में जस का तस जमा हुआ है। मैं भले मॉर्ग की तरफ देखना भी बंद कर चुका हूं, पर डर वहीं का वहीं है, किसी पुराने दाग की तरह जो मिटता नहीं, बस हल्का होता जाता है। मैं अब शहर के दूसरी तरफ एक छोटे से मेडिकल स्टोर पर काम करता हूं। दिन में भीड़ रहती है, आवाज रहती है, लोगों के हंसने बोलने की गूंज रहती है, पर जैसे ही शाम ढलने लगती है मेरा मन बेचैन होने लगता है, जैसे कहीं कोई परछाई मेरा पीछा कर रही हो। दुकान के पीछे स्टोर रूम में अंधेरा जमा होता है और मुझे लगता है कि कोई वहां खड़ा है। कभी लगता है अगर मुड़कर पीछे देखूं तो कोई सफेद चादर ओढ़े मुझे घूरता मिलेगा, पर हर बार मैं खुद को वही समझाता हूं, राकेश तू अब मॉर्ग में नहीं है, यह सब तेरे मन का खेल है। पर मन भी कोई मानने वाली चीज है क्या? एक दिन मेडिकल स्टोर में एक बूढ़ा आदमी आया, चेहरे पर थकान, आंखों में नमी। उसने दवाई ली और जाते जाते बोला, बेटा अस्पताल की मॉर्ग में काम करते थे ना? मैं दहल गया। आपको कैसे पता? वह मुस्कुराया नहीं, बस धीमे से बोला, कई बार जो वहां काम करता है उसकी आंखों में जमी ठंड बाहर से दिखाई देती है। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। यह आदमी कौन था? उसने यह बात कैसे समझी? पर वह बिना कुछ और कहे चला गया। उसकी बात दिल में उतर गई। आंखों में जमी ठंड, हाँ शायद यही सच है। कुछ ठंड बाहर नहीं, अंदर जम जाती है और वह किसी भी मौसम में नहीं पिघलती। उस रात घर लौटा तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, वैसी ही जैसी मॉर्ग के फ्रीजरों में होती है। मैं खिड़की बंद करने उठा ही था कि तभी हवा के तेज झोंके के बीच वो आवाज आई, वही जानी पहचानी, वही जो उस रात फ्रीजर के पास सुनी थी। ठंड लग रही है, मुझे घर जाने दो। मैं जड़ हो गया, सांस वहीं अटक गई। आवाज दूर से नहीं, जैसे बहुत पास से आई हो, खिड़की के ठीक बाहर से। मैंने कांपते हाथों से पर्दा हटाया। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश और अंधेरा, पर खिड़की के शीशे पर कुछ था, एक उंगली का धुंधला ठंडा निशान, जैसे किसी ने धुंधली सांस भरते हुए शीशे को छुआ हो। मैं पीछे हट गया, गला सूखने लगा। क्या यह सच था? क्या मेरा वहम? मैं खुद को समझाना चाहता था, बारिश है, शायद पानी की बूंदें इस तरह जमा हो गई होंगी। पर एक चीज ने सारे तर्क खत्म कर दिए। वह निशान लंबा था, ठीक वैसा जैसा उस लड़के की पतली उंगलियां होंगी जो फ्रीजर में पड़ी थी। रात भर नींद नहीं आई। हर आवाज किसी आहट जैसी लगती, हर झोंका किसी के फुसफुसाने जैसा। मां ने सुबह पूछा, क्या हुआ, आंखें लाल क्यों हैं? मैं हंसकर टाल गया। नींद कम हुई, पर सच ये था कि नींद अब डर की साथी बन चुकी थी। धीरे धीरे मैंने इस डर को अपने साथ जीना सीख लिया। पर कभी कभी लगता है कि कुछ डर खत्म नहीं होते, वे छाया की तरह हमारे पीछे चलते रहते हैं। कई बार रात को घर लौटते वक्त लगता है कि कोई मेरे साथ कदम मिला रहा है, धीमे ठंडे नंगे पैरों से। सड़क सुनसान होती है, पर पीछे से आती धप धप आवाजें दिल की धड़कन तेज कर देती हैं। मैं मुड़कर देखता हूं, कोई नहीं, पर हवा में बर्फ जैसी ठंडक फैल जाती है। अब मैं खुद को समझा चुका हूं, हर मॉर्ग में कुछ लाशें ऐसी होती हैं जो सिर्फ शरीर नहीं छोड़ती। कुछ अपने आखिरी डर, आखिरी दर्द, आखिरी शब्द साथ लेकर भटकती हैं, और कुछ लोग मेरी तरह
उनकी आवाजें सुनने के लिए बदकिस्मत चुने जाते हैं। वह लड़का जिसकी उंगलियों में बर्फ जमी थी, जिसने फ्रीजर का दरवाजा खुद खोला था, जिसने मरने के बाद भी फोन करके कहा था ठंड लग रही है। कभी कभी उसकी आवाज अब भी कानों के बहुत पास सुनाई देती है, और मैं जानता हूं मैं चाहूं भी तो उससे बच नहीं सकता, क्योंकि कुछ डर जगह से नहीं, भीतर से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर वहीं बस जाते हैं। मैं उनमें से एक बदकिस्मत गवाह हूं